नितिन नवीन बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और इसको लेकर के अब कुछ औपचारिकता बची हुई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ अशरफ काजमी है और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की प्रक्रिया रही, क्या कुछ औपचारिकता अब बची हुई है और आगे क्या होने वाला है। जी अनूप, आप हमें सबसे पहले बताइए कि आज जो पूरे दिन हुआ, नामांकन को लेकर के प्रक्रिया चली, अब क्या? देखिए, सभी दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से आज नामांकन की प्रक्रिया खत्म हुई है, ये बताता है कि किस तरीके से पार्टी अगर कोई फैसला लेती है तो उसके साथ पूरी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। आज 37 जो प्रस्तावक का लिस्ट है, एक सेट है, वो आज नामांकन की प्रक्रिया में उसको दाखिल किया गया है, जिसमें 36 राज्यों के तरफ से नामांकन दाखिल किया गया, उसके सेट दाखिल किए गए। इसके अलावा संसदीय दल के तरफ से दाखिल किया, जिसमें प्रधानमंत्री रहे। जी बिल्कुल, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस गृह मंत्री अमित शाह हैं, संसदीय दल के जो भी बड़े नेता हैं, 20 बड़े नेता, वो उस प्रस्तावक के तौर पर उसमें शामिल है। देखिए, 6 बजे औपचारिक तौर पर ये इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी कि किन के नाम की का नामांकन जो है वो आया था। और उसके बाद कल का दिन बहुत अहम है। देखिए, कल 11:30 बजे आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि विनीत, आप बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, अब औपचारिकता भर की बात है। लेकिन औपचारिकता भर की बात है, अगर हम देखें शुरुआत से ही, चूंकि बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है और जो भी कुछ करती है उसको प्लान्ड वे में करती है। नितिन नवीन को पहले कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किया जाता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, पहले कार्यकारी अध्यक्ष, ये जो कार्यकारी अध्यक्ष की परिपाटी है विनीत, आपको याद होगा कि जब पिछली बार अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस समय जब अमित शाह गृह मंत्री बने तो उन्होंने जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष, यानी पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। और उसके बाद वो कार्यकारी अध्यक्ष से बीजेपी में एक बात अभी ये मान के चले कि एक पद, एक व्यक्ति, एक पद का अनुशासन हमेशा रहा है। नितिन नवीन ने बिहार के मंत्री का पद कभी छोड़ दिया नहीं, बिल्कुल, देखिए, एक पद का है, डिसिप्लिन पार्टी है। और नवीन ने भी यही चीज अमित शाह ने भी की थी जब जेपी नड्डा को दिया था। बिल्कुल, जिस समय वो गृह मंत्री बन रहे थे तो तत्काल उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बना दिया था। और पार्टी बहुत डिसिप्लिन है, अनुशासन को बहुत फॉलो करती है। अगर एक दो वाक्य को छोड़ दे तो आपको याद होगा कि जब नितिन गडकरी दूसरी बार वो नामांकन दाखिल कर रहे थे, दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कवायद चल रही थी, तो उस समय यशवंत सिन्हा, जो उस समय बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने नामांकन पत्र सिर्फ मंगवाया था और उस समय भूचाल मच गया था। याद है ना, यशवंत सिन्हा से आपकी बड़ी अच्छी मित्रता थी, क्या कुछ कहा था आपको? ये अंदर की बात बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, उस समय लगातार यशवंत सिन्हा का ये कहना था कि अगर नितिन गडकरी पर कुछ आरोप लगे थे, उस समय नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन कुछ आरोप उस समय, चूंकि उस समय यूपीए की सरकार थी, उस समय उन पर कुछ आरोप थे, इसी वजह से कहीं ना कहीं एक विवाद चल रहा था। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा का कहना था कि अगर उनका विवाद है तो दूसरी बार वो चुनाव ना लड़े, और यही वजह है कि उनका विरोध था। और सिर्फ उन्होंने नामांकन पत्र, देखिए विनीत, यहाँ कोई भ्रम की स्थिति ना हो, सिर्फ नामांकन पत्र मंगवाया था, उन्होंने नामांकन भरा नहीं था। एक बहुत ही लेकिन नामांकन पत्र मंगवाया था, आप उनके काफी करीबी थे, हम आपको देखते थे कि आप काफी अच्छे से बात किया करते थे, आपसे भी वो काफी खुल के बात किया करते थे। तो उन्होंने नामांकन पत्र सिर्फ नहीं भरने के लिए तो नहीं मंगवाया था ना, भरने के लिए ही मंगवाया था। नहीं, देखिए, वो कहीं ना कहीं पार्टी को एक मैसेज देने के लिए उन्होंने मंगवाया था कि पार्टी अगर खुद डिसिप्लिन वाली पार्टी अगर कहती है और अगर आरोप उन पर लगा है तो पार्टी उसका संज्ञान ले। और देखिए विनीत, उसका परिणाम निकला कि उसी दिन रात को पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि राजनाथ सिंह जो है वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं सर्वसम्मति बनी थी, तो वो एक विरोध भी कहा जा सकता है, मुखर विरोध। देखिए, डेमोक्रेसी है, पार्टी में भी डेमोक्रेसी है, कहीं भी खुल के ये बातें नहीं थी। हालांकि उन्होंने नामांकन भरा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक दो वाक्य की बात है। आमतौर पर बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं का नामांकन हुआ है, एक नामांकन भरा जाता है और वो सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, जो नितिन नवीन के मामले पे भी होने वाला है। एक आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ हमारे साथ अशरफ भी है। अशरफ के बारे में बताना चाहूंगा कि वो हालांकि राष्ट्रीय पॉलिटिक्स कवर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी उनकी पैनी नजर होती है। नितिन नवीन जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। एक और बड़ी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे वो भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे थे। तो अशरफ की काफ़ी जो घनिष्ठता है वो जेपी नड्डा जी से भी थी और अब हम कह सकते हैं नितिन नवीन के साथ भी है।
नितिन नवीन और जेपी नड्डा दोनों छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो ये एक कोइंसिडेंस मान लें या अब माने कि अब जो नया प्रभारी बनेगा वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, एक इस तरह का मिथ है वहां पे। जो छत्तीसगढ़ में आता है फिर वो सीधा प्रभारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी राम में लला की पार्टी कही जाती है, ननिहाल है छत्तीसगढ़। तो इसी वजह से ये आशीर्वाद मिलता है कि आप आइए, प्रभारी बनिए और फिर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये मतलब इस तरह का एक राजनीति। कुछ बोलना चाहते हैं विनीत, यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उससे पहले उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उत्तर प्रदेश में उनको पहले प्रभार दिया गया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि करिश्माई जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद देखिए विनीत, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अमित शाह ने करिश्मा किया और जब जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था उस वक्त में जेपी नड्डा को फिर वहां का प्रभार दिया गया था और उन्होंने बड़ी जीत दिलाई थी। और उसके बाद जेपी नड्डा, इस मित्र को छत्तीसगढ़ ने तोड़ा है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं नितिन गडकरी और जेपी नड्डा भी प्रभारी हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को रिप्लेस छत्तीसगढ़ ने किया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जो संगठन में माहिर होते हैं, संगठन के लिए वैसे अशरफ एक बात बताया, संगठन के लिए उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में जब तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ उसके बाद ही में जो है, क्योंकि पार्टी चाहती थी कि वहां से भी रिप्रेजेंटेशन बेहतर रहे, तो उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव हुआ है। एक मिनट आपसे मैं जानूंगा कितना महत्वपूर्ण में हो जाता है इसीलिए उत्तर प्रदेश? नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए सदस्य ज़्यादा हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए हमेशा सेंटर पॉइंट रहा है, चाहे वो लोकसभा में सबसे ज़्यादा वहाँ पर नुमाइंदगी है। इसके अलावा अगर आप देख लें विधानसभा बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा में लगातार कह सकते हैं कि राज्य में सरकार है वहाँ पर। अब देखिए चूंकि नितिन नवीन का चुनाव हो रहा है, ऐसे में हर बार ये एक सवाल जरूर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या होगा। उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के लिए भी होगी। जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल का जो क्षेत्र जो कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं साबित हुई थी, तो कैसे नितिन नवीन उस क्षेत्र को मजबूत करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण। एक और बड़ी बात यहाँ पे हम अशरफ से समझेंगे। अशरफ है, मैं एक बात बताइएगा, जब जेपी नड्डा प्रभारी थे तब छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें नितिन नवीन जब प्रभारी बने फिर से बड़ी जीत हुई। बीच प्रभारी जब जीत हुई थी तब ओम माथुर प्रभारी थे। ओम माथुर राज्यपाल जब बन गए तो उसके बाद ये नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन विनीत, जो अब महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत साफ है, औपचारिकता भर है कि कल ऐलान हो जाएगा नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश ने तो आप लोगों ने संभाल रखा है, पश्चिम बंगाल जहां चुनाव है, उसके बाद तमिलनाडु जहां आपको साउथ में मजबूत करना है, पुदुचेरी, ये जो राज्य हैं, असम, यहां पे अपनी सत्ता को बरकरार रखना। तो नितिन नवीन जैसे ही अध्यक्ष बनते हैं तो उनके सामने चुनाव जितवाने की एक बड़ी चुनौती जो पश्चिम बंगाल में अभी तक नहीं हुई, तो वो एक चुनौती भी रहेगी। और वो उसके लिए किस तरह संगठन में क्या होता है उनके, हाँ ये आप जानते हैं कि वहां बीजेपी में किसी एक आदमी का नहीं पूरे संगठन चलता, कब सब लोग उसमें साथ मिलके गृह मंत्री अमित शाह चाको चाणक्य कहा जाता है। लेकिन जो सेहरा बनेगा वो नितिन नवीन के सिर पे ही बनना है जीत का। एक और बात हम अनूप से समझेंगे। नितिन नवीन के लिए चुनौती की बात मैं कर रहे थे। जब हमारी नितिन नवीन से मुलाकात हुई उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए बीजेपी लगातार बढ़ रही है। पहले बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में नहीं समझा जाता था, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी पाई, बीजेपी कर्नाटक में भी गई। बीजेपी का जो अपीयरेंस है अगर हम करें तो वो साउथ इंडियन पार्टी में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यहाँ पर भी हुआ। केरल में भी बीजेपी ने अभी स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर किया। तो क्या उनका ये कहना है कि बीजेपी ग्रो कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि और भी ग्रो जो है वो करेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए बीजेपी लगातार ग्रो कर रही है। अगर 2014 से अगर पार्टी को देखे तो विनीत आपने भी कवर किया होगा किस तरीके से राज्यों में सरकारें लगातार बढ़ रही है। राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी अब आप देखेंगे तो बीजेपी की सरकार हो रही है। बीजेपी के लिए जो आने वाले वक्त में सबसे बड़ी चुनौती है, जैसा अशरफ ने भी जिक्र किया, पश्चिम बंगाल। पिछले दो विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से उनको जीत मिले। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी वहां पर संगठन को बहुत जीतने की बात है। बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि ममता को हरा दिया है, हम ममता को पिछले चुनाव में हराए थे, इस बार ममता के किले को ढाएंगे। नहीं, ठीक है, चलिए देखिए ममता बनर्जी ये चुनाव हार गई थी, वो सच्चाई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जीत दर्ज हो जाए
ये कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी सोचते हैं, जेपी नड्डा भी सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचते हैं। ये एक ऐसा गढ़ है जहां अभी तक पार्टी उस गढ़ को हिला नहीं पाई है। एक और बात जहां पर हम अशरफ से समझेंगे कि गृह मंत्री की भी बात हो रही है, अमित शाह की भी बात हो रही है, नितिन नवीन की भी बात हो रही है। हम अशरफ से इस बात को समझेंगे और उनसे यह जानेंगे कि अशरफ आप छत्तीसगढ़ पर भी आपकी पैनी नजर रहती है। एक बड़ी उपलब्धि गृह मंत्री मानते हैं कि नक्सल समस्या जो पिछले कई सालों से चल रहा था उसे जो है वो उन्होंने खत्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं आगे भी वो देखेंगे। हाँ बिल्कुल विनीत, मैं आपका इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले आप यहाँ देखिए, बीजेपी ऑफिस में जेपी नड्डा का कटआउट जा रहा है, ये नितिन नवीन का कटआउट है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए कि अब तय हो चुका है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो नितिन नवीन है। तो इस तरह से देखिए कटआउट जा रहे हैं। और अब आपका जो सवाल था उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जो जीत का है, जो चाणक्य हैं वो अमित शाह हैं। बिसात कोई ये आज नहीं बिसी हुई है। कि बिसात जो पश्चिम बंगाल में है भाजपा ने करीब 1-1.5 साल पहले ही बिछा ली है। अब बस अपनी चाल चल रहे हैं और उस चाल में जो है आप देखिए राजनीतिक रूप से जिस तरह से ममता बनर्जी घिर रही हैं, चाहे वो ईडी की कार्रवाई पर हो कि वो सीधी पहुंच जाती है और फाइलें लेती है, उस पर घिरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फटकार लगी, या राजनीतिक रूप से जिस तरह से उनका विरोध शुरू हो गया है, बीजेपी का स्ट्रांग हुई है। वहाँ पिछले चुनाव में उन्होंने अच्छी जीत हासिल की, 76 के सीटें आ गई थी, उनकी बहुत मजबूत स्थिति में थी, हालांकि सरकार नहीं। तो कुल मिला के यह है कि बीजेपी ने अच्छी स्थिति बना ली है बंगाल में। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि जीत जो होगी या हार जो भी होता है, जो भी परिणाम होगा, वो सेहरा नितिन नवीन के सर पे होगा, क्योंकि बीजेपी एक मजबूत पार्टी चाहती थी कि वहाँ पश्चिम बंगाल में बने और सरकार बनाए। उसके लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही है और वो टाइम अब आ गया और उसके मुखिया पार्टी के नितिन नवीन हो, सेहरा उनके नाम है। भले ही उसमें यहाँ पे मेहनत क्या अमित शाह की हो या दूसरे का संगठन के लोगों की हो, नाम जाएगा नितिन नवीन का। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जीत भी होगी और चुनौती भी नितिन नवीन के लिए है। हाँ, तो साफ तौर पर यहाँ पर हमारे जो सहयोगी है उनका साफ तौर पर कहना है कि नितिन नवीन जो है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो गया है। अब कुछ औपचारिकताएं हैं जो वो बची हुई है। हालांकि वो चुनौतियों की बात कर रहे थे, लेकिन वो यह भी कह रहे थे कि संभावनाएं काफ़ी अधिक है और बीजेपी जो है वह लगातार आगे भी ग्रो कर रही है। कैमसन जगदीश उत्पत्ति के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।